तारीख थी 1 मई साल 2026। मकान मालिक इसरार के पास साकिब की बड़ी बेटी सानिया भागी भागी आती है और उनसे कहती है कि वो उसके पिता को फोन मिला दे, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर इसरार फौरन कॉल लगा देता है और सानिया फोन को लेकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। पर कुछ ही सेकंड्स के बाद इसरार को उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी पत्नी को फौरन ऊपर जाने के लिए कहते हैं ताकि वो देख सकें कि आखिर सानिया रो क्यों रही है। वो जैसे ही ऊपर जाती है तो कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो नीचे आकर इसरार को कुछ ऐसा बताती है कि पूरे मोहल्ले में हंगामा मच जाता है। लेकिन वो क्या बात थी, ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है यूपी के मेरठ जिले से, जहां लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र मौजूद है। इसी थाना क्षेत्र के मजीद नगर में इसरार और सोनू अपने परिवार के साथ एक 2 मंजिला मकान में रहते थे। पहली मंजिल पर इसरार की फैमिली बसी हुई थी, जबकि दूसरी मंजिल का कमरा उन्होंने साकिब नाम के एक शख्स को 2-3 महीने पहले ही किराए पर दिया था, जहां साकिब अपनी पत्नी कौसर और 3 बेटियों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। साकिब की शादी कौसर से करीब 7 से 8 साल पहले हुई थी और ये अरेंज मैरिज थी, जिसके बाद तीनों बेटियों ने इस छोटी सी फैमिली को कंप्लीट कर दिया। साकिब की बड़ी बेटी का नाम था सानिया, जिसकी उम्र करीब 6 साल के आसपास थी, जबकि दूसरी बेटी का नाम है कुलसुम, जो 4 साल की है, और सबसे छोटी बेटी इनाया अभी सिर्फ 1.5 साल की है। साकिब और कौसर दोनों ही अपनी तीनों ही बेटियों से बहुत प्यार करते थे। भले ही साकिब ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन वो हर रोज ई-रिक्शा चलाकर इतने पैसे कमा लेता था कि उससे परिवार का गुजारा हो जाता था। इसके अलावा साकिब मोबाइल टावर लगाने का काम भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए जब कभी उसका रिक्शा खराब हो जाता तब साकिब घर पर खाली बैठने के बजाय टावर लगाने के काम पर चला जाता था। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था, खासकर साकिब की बेटियां, जिनके फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए उसने अभी से सेविंग्स करना भी शुरू कर दिया था। जबकि कौसर का भी वो काफी ख्याल रखता था। हालांकि कभी कभार दोनों के बीच झगड़े भी होते थे, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाता था। मकान मालिक को भी इन 2 से 3 महीनों में साकिब या कौसर से कोई शिकायत नहीं मिली थी, बल्कि उनकी नजर में तो ये एक शांत और सुलझा हुआ परिवार था जो काफी मिलनसार था। हर रोज की तरह 1 मई साल 2026 को साकिब सुबह ही अपने काम के लिए निकल जाता है, पर करीब 8 बजे सानिया भागी भागी अपने मकान मालिक इसरार के पास आती है और उनसे कहती है कि अंकल, हमारे पापा के पास फोन मिला दीजिए, कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर इसरार सानिया को साकिब का नंबर मिला कर दे देते हैं और वो फोन को ऊपर कमरे में ले जाती है, पर अचानक उसके रोने की आवाज नीचे आने लगती है। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया, वो अपनी पत्नी को ऊपर भेजते हैं कि ऊपर क्या हुआ है, जाकर देखो। और जैसे ही वो ऊपर जाती है तो सामने का सीन देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि सामने कौसर की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी गर्दन पर गहरा जख्म भी था। वो चीखते चिल्लाते हुए नीचे आती है और इसरार को पूरी बात बता देती है। इसरार सबसे पहले साकिब को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि कौसर अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर वो बदहवास हालत में काम छोड़कर घर पहुंचता है और कौसर को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। आसपास के लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकिब को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कौसर अब इस दुनिया में नहीं है। वो बार बार बेहोश हो जा रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सदमा बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। इधर साकिब की दोनों बेटियां भी लगातार रो रही थी, जिनके सर से अब माँ का साया उठ चुका था। वहीं 1.5 साल की बेटी को देखकर तो हर किसी का दिल पसीज रहा था, क्योंकि उस मासूम को तो ये तक नहीं पता था कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। इतने में यहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें इसरार ने फोन करके सब कुछ बता दिया था। पुलिस आते ही सबसे पहले पूरी लोकेशन को सील करती है ताकि कोई बाहरी इंसान अंदर ना जा सके और एविडेंसेस सेफ रहे। इसके बाद पुलिस पूरे कमरे और बॉडी की अलग अलग एंगल से फोटो लेती है और देखती है कि कमरे का सामान बिखरा हुआ है, जो यहाँ लूटपाट की वारदात हुई हो ऐसा इशारा कर रहा है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, जो पैरों के निशान और उंगलियों के निशान लेती है और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस अब साकिब से पूछताछ करती है, जो उन्हें बताता है कि वो तो सुबह 6 बजे ही मंडी में ई-रिक्शा चलाने गया था। उसके बाद क्या हुआ साकिब को कुछ भी नहीं पता। बस उसके पास पहले उसकी बेटी का फोन आया जो रो रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद इसरार ने कौसर के बारे में बताया, जिसे सुनते ही वो मंडी से घर आ गया। इतना कहकर साकिब रोना शुरू कर देता है। क्या नाम भी है बता? क्या नाम तेरा? साकिब। कैसे हुआ, क्या हुआ? क्या करते हो? मैं मिनी मेट्रो में चलाऊं, टावर पे भी। अच्छा, आज किस टाइम आए थे यहाँ? किसने देखा ये सोनू भाई ने देखा। सोनू कौन है? मकान मालिक। अच्छा, किराए पर रहते हुए यहाँ सोनू के मकान में। अच्छा, तो उन्होंने कब देखा, किस टाइम? अभी देखा, बस घर में ज्यादा आधा घंटा हुआ। इसके बीच में ही सोनू भाई ने देख के मुझे कॉल करी। तो कहाँ था उस टाइम पे? उस टाइम कहाँ था? मैं ही था बाहर। बाहर खेत पे मुझे फोन करा, मारा। किस टाइम लेके गया था ये रिक्शा तू?
ये रिक्शा किस टाइम लेके अभी गया? रिक्शा से निकाले मैंने। अच्छा, घर से गया था तू, तभी थोड़ी देर बाद सूचना आ गई। हाँ, और पुलिस उसे दिलासा देकर अब बेटियों से पूछताछ करने का फैसला करती है, क्योंकि जिस वक्त ये वारदात हुई उस टाइम कमरे में वही मौजूद थी। साकिब की सबसे बड़ी बेटी सानिया को पुलिस अपने पास बुलाती है और उससे बड़े ही प्यार से पूछती है कि क्या कोई घर में आया था। तब सानिया हाँ में जवाब देती है और पुलिस को बताती है कि सुबह जब वो आधी नींद में थी तो काले कपड़े पहने एक चोर कमरे में आया था। उस चोर ने उसकी मम्मी को मारा और फिर भाग गया। ये सुनकर पुलिस अफसर को बहुत अजीब लगता है और वो इसरार से पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी, क्योंकि ये दोनों फैमिली तो एक ही घर में रहती थी, इसलिए चीखने चिल्लाने की आवाज आनी चाहिए थी। पर इसरार मना कर देते हैं कि ना तो उन्हें कोई आवाज सुनाई दी और ना ही उनकी पत्नी को। इसके अलावा घर में एंटर करने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था नीचे लगा मेन डोर, जहां सभी आते जाते थे। इसलिए पुलिस को बच्ची के बयान में गड़बड़ महसूस होती है। वहीं साकिब से जब पूछा जाता है कि उसे क्या लगता है कि उसकी पत्नी को किसने मारा होगा, तब वो भी चोर या डकैत का ही नाम लेता है, जिसने पहले लूटपाट की और फिर कौसर को मार दिया। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि कौसर की जान गले पर वार करने की वजह से गई है। ये वार इतना गहरा था कि उसकी गर्दन की नसें तक डैमेज हो गई थी और इस वजह से उसकी जान चली गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कौसर की बॉडी पर संघर्ष के कोई खास निशान नहीं मिले। रिपोर्ट में बताया गया कि हमले के टाइम कौसर गहरी नींद में थी, उसे संभालने या विरोध करने का भी मौका तक नहीं मिला। आमतौर पर अगर कोई हमलावर सामने से वार करता है तो विक्टिम अपने बचाव में हाथ पैर मारता है, जिससे हाथों पर कट के निशान आते हैं, लेकिन कौसर के मामले में ऐसा कुछ नहीं था। वहीं पुलिस ने जब घर की अच्छे से तलाशी ली तो देखा कि कैश और कीमती गहने कुछ भी गायब नहीं है, इसलिए लूटपाट की कहानी झूठी लगने लगी। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस टाइम जान गई वो टाइम मेंशन किया गया 6 से 6:30 के बीच का, और इस वक्त तक साकिब घर पर मौजूद था, जबकि उसने पुलिस को बताया कि वो 6 बजे काम पर निकल गया था। इस रिपोर्ट ने पुलिस को पुख्ता सबूत दे दिए कि ये किसी बाहरी चोर वोर का काम नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। पर बेटी के बयान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो कह रही थी कि घर में चोर आया था और उसी ने मम्मी को मारा है, और यही कहना साकिब का भी था। पर पुलिस को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि रिपोर्ट आने के बाद पक्का यकीन हो गया था कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए पुलिस ने सच जानने के लिए बड़ी बेटी सानिया से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया और एक फीमेल कांस्टेबल को सादा वर्दी में उसे बात करने के लिए कहा। एसपी सिटी विनायक भोसले ने भाप लिया कि जब तक साकिब सानिया के पास रहेगा वो सच नहीं बोलेगी, क्योंकि साकिब उसे अपनी आंखों से डरा रहा था। पुलिस ने एक बहाने से साकिब को पूछताछ के नाम पर दूसरे कमरे में भेज दिया। इसके बाद फीमेल कांस्टेबल ने सानिया को गोद में उठाया और उससे बात करने लगी। वो सुबह से भूखी थी और डरी हुई थी, इसलिए कांस्टेबल ने उसे प्यार से बिस्किट खिलाए और पानी पिलाया। वो उसके साथ बैठकर उसकी पसंद की बातें करने लगी ताकि वो उन्हें अपना हमदर्द समझने लगे। जब सानिया का डर थोड़ा कम हुआ और वो कंफर्टेबल महसूस करने लगी, तब उससे बातचीत शुरू की गई। फीमेल कांस्टेबल ने सानिया के कान में धीरे से कहा, बेटा तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए हैं। जो भी सच है वो बता दो, हम किसी को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगे। जब सानिया को लगा कि हाँ ये लोग उसकी हेल्प करेंगे और उसे उसके पिता की मार से बचा लेंगे, तो वो फूट फूट के रोने लगी। उसने बिलखते हुए वो सच्चाई बता दी जिसे साकिब ने छुपाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने पुलिस से कहा कि पापा ने ही मम्मी को मारा है। उस वक्त जब ये सब हुआ तो वो जाग रही थी। उसने देखा कि साकिब ने एक पेपर कटर निकाला और सो रही कौसर पर वार कर दिया। वो कुछ बोल भी नहीं पाई और वहीं पर उनकी जान चली गई। कौसर की जान जाने के बाद साकिब ने सानिया की तरफ देखा और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को कुछ भी बताया कि मैंने कौसर को मारा है तो मैं तुम सबको भी ऐसे ही मार दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई और इसी वजह से उसने पुलिस के आने के काफी देर बाद तक अपना मुंह नहीं खोला। सानिया ने यह भी खुलासा किया कि साकिब ने उसे बार बार रटाया था कि अगर कोई भी पूछे, चाहे मकान मालिक हो या पुलिस, तो बस एक ही बात बोलनी है, घर में काले कपड़े पहनकर एक चोर आया था और उसने ही मम्मी को मारा है। यानी जब पुलिस ने सानिया से पहली बार पूछताछ की थी तब साकिब की रटी रटाई वो बातें दोहराने लगी थी। उसने पुलिस को आगे ये भी बताया कि कौसर को मारने के बाद साकिब ने खुद अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की और सारे कपड़े और सामान जमीन पर फेंक दिए। इन दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से बहुत झगड़े हो रहे थे, लेकिन क्यों, ये सानिया को नहीं पता था। इसका जवाब अब साकिब ही दे सकता था। इसलिए पुलिस ने बेटी की गवाही के बाद साकिब को हिरासत में लेकर उसे सख्ती से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए और उसे बताया कि सानिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया है कि किस तरह उसने कौसर को मारा है। ये सुनने के बाद साकिब के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो समझ गया कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और रोते हुए कहा कि हाँ, उसी ने कौसर को मारा है, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है और उसके साथ ही अपना घर बसाना चाहता है। दरअसल वो महिला भी इसी शहर की रहने वाली है जिससे साकिब बेपनाह मोहब्बत करता है। इसलिए वो कौसर को छोड़कर उससे शादी करना चाहता था, जिसकी एक वजह बेटे की चाहत भी थी।
साकिब ने पुलिस को बताया कि वो हमेशा से ही एक बेटा पाना चाहता था, लेकिन कौसर ने सिर्फ बेटियों को ही जन्म दिया। उसे लगने लगा था कि कौसर उसे बेटा नहीं दे पाएगी। इसी सोच की वजह से वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इसी बीच उसका अफेयर शुरू हो गया और साकिब को महसूस हुआ कि अगर वो दूसरी शादी कर लेगा तो उसे बेटा मिल सकता है। वो उस महिला को अपनी दूसरी पत्नी बनाने के लिए इतना उतावला था कि उसने अपनी पत्नी और 3 बेटियों के फ्यूचर की भी चिंता नहीं की। साकिब हर रोज उस महिला से मिलने जाता और दोनों फोन पर भी लंबी लंबी बातें करते। हालांकि शुरुआत में कौसर को उसके अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन फिर उसने साकिब की हरकतों को नोटिस किया। दरअसल वो अब अक्सर देर से घर आने लगा था और जब कौसर उससे पूछती तो कह देता कि वो काम में बिजी था। इसके अलावा कौसर ने कई बार उसे फोन पर चोरी छुपे बात करते हुए भी देखा, जिससे उसका शक बढ़ने लगा कि साकिब का कहीं कोई अफेयर चल रहा है। कौसर ने जब उससे पूछा तो वो उससे लड़ाई करने लगा और दोनों के बीच में बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि साकिब ने कौसर के सामने ही ये जाहिर कर दिया कि हाँ, वो किसी और को पसंद करता है और उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहता है। साकिब का कहना था कि वो महिला उसे बेटा दे सकती है, जबकि कौसर की 3 बेटियां हैं। इसी बात को लेकर घर में अक्सर भयानक लड़ाई झगड़े होते। अब कौसर को इस अफेयर की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए वो साकिब की दूसरी शादी का कड़ा विरोध कर रही थी। यही विरोध साकिब की नफरत की वजह बना और उसने कौसर को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। वो समझ चुका था कि जब तक कौसर जिंदा है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर पाएगा, इसलिए साकिब ने उसे दुनिया से विदा करने का प्लान बना लिया और रिहर्सल भी शुरू कर दी। दरअसल साकिब ने असली वारदात से करीब 15 दिन पहले कौसर के मायके वालों को फोन किया और उनसे कहा कि कौसर की छत से गिरने की वजह से जान चली गई है। ये सुनते ही वो लोग घबरा गए और मेरठ आने लगे, पर साकिब ने हंसते हुए कह दिया कि वो तो मजाक कर रहा था। असल में वो ये देखना चाहता था कि कौसर की खबर सुनकर उसके घर वाले साकिब पर शक करते हैं या नहीं। ये उसकी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। इस पुराने मजाक की वजह से जब 1 मई 2026 को सच में कौसर की जान गई तो शुरुआत में घर वालों को लगा कि शायद साकिब फिर से वैसे ही कोई नाटक कर रहा है, लेकिन जब पुलिस ने उनसे बात की और सारी सच्चाई बताई तो फौरन यहाँ पर आ गए, पर तब तक उनकी बेटी जा चुकी थी। पुलिस ने अब साकिब से पूछा कि उसने अपनी पत्नी को मारा कैसे। तब उसने जवाब दिया कि घर में एक पेपर कटर रखा हुआ था। 1 मई की सुबह करीब 6 से 6:30 बजे के आसपास जब कौसर सबसे छोटी बेटी के साथ सो रही थी, तब साकिब उठा और कौसर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी दोनों बेटियां जाग गईं। ये देखकर साकिब ने उन्हें दोबारा सुलाने की कोशिश की। बीच वाली बेटी तो सो गई, लेकिन बड़ी बेटी सानिया को नींद नहीं आई और वो बस ऐसे ही लेटी रही। पर साकिब को लगा कि शायद वो सो गई है, इसलिए उसने पेपर कटर उठाया और कौसर के गले पर वार कर दिया। ये देखकर सानिया चीख उठी और उसकी आवाज सुनकर साकिब उसके पास आया और धमकाते हुए बोला कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो उन तीनों को भी ऐसे ही मार देगा। ये सुनकर वो बच्ची डर गई। साकिब ने अब पहले कमरे का सामान इधर उधर बिखेरा और फिर सानिया से कहा कि अब वो बाहर जा रहा है। उसके जाने के कुछ देर बाद सानिया मकान मालिक के पास जाए और उसके फोन से साकिब के पास फोन करे और पूछने पर यही कहानी सुनाई कि घर में कोई चोर आया था, उसने अपना चेहरा ढक रखा था और वो कौसर को मारकर भाग गया। ऐसे ही सानिया ने किया, लेकिन पुलिस ने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल साकिब जेल में है, जबकि उसकी तीनों बेटियां अपनी बुआ के पास हैं। देखिए, यहाँ पर साकिब ने परफेक्ट प्लानिंग की थी। सामान बिखेरना, खुद काम पर चले जाना, दहाड़े मारकर रोना, लेकिन वो ये भूल गया था कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। अलमारी में गहने छोड़ देना और संघर्ष के निशानों का ना होना उसके झूठ की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। वाल आपका ओपिनियन इस केस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।